मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना के साथ आपके लिए हम लेके आए हैं बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो हम चलते हैं बच्चों अपने पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है, शुक्राणुजनन एवं अंडाणुजनन में अंतर स्पष्ट करें। शुक्राणुजनन एवं अंडाणुजनन में अंतर स्पष्ट करें। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, तो वैसे में ये प्रश्न आने की बहुत बहुत संभावना है। आपका अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, असंग जनन एवं अनिषेक जनन को परिभाषित करें। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि अनिषेक फलन भी पूछता है, तो अनिषेक जनन और अनिषेक फलन में अंतर है। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको बनाने के वक्त समझिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखें। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए कितना सरल सा प्रश्न है, और ऐसे ही आपके जानकारी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, पर आपको एग्जाम में पूरा कॉन्फिडेंस बना के, कंट्रोल नियंत्रित होके आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। अगला प्रश्न है आपका जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित करें। जनसंख्या विस्फोट क्या है? याद कीजिए, आपको कितना गजब ढंग से हम बताए थे, तो उनको याद करके आप अच्छा से लिखिए। फिर अगला है आपका MTP सहगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या है? याद कीजिए, ये भी आपको कितना ही अच्छे से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताए थे कि ये शुरुआती जो है 3 माह के अंदर करना सुविधाजनक होता है, 3 माह के अंदर करना सही होता है, और भी बहुत सारे इसके बारे में बात बताए थे। तो आप सब इसका बना के इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में मटर के पौधे चुनने पर के लाभ को लिखें। यानी मेंडल जो है मटर के पौधा क्यों चुना था, उसको चुनने से क्या लाभ हुआ था। जैसे कि आपको याद भी होगा कि ये मटर पौधा बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं, इनमें स्पष्ट लक्षण दिखते हैं, तो ये सभी लाभ थे। और भी आपको पता होगा कि कौन कौन से लाभ हुए, तो उनको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेंडल का सफलता तथा असफलता का कारण लिखें। जरा याद कीजिए थोड़ा सा, मेंडल क्यों सफल हुए थे और क्यों बहुत दिन तक ले असफल हुए थे, उनका असफलता का क्या कारण रहा, सफलता का क्या कारण रहा। यानी कोई थे जो प्राकृतिक चुनाव का चयन का नियम दिए थे, उसकी और लोगों का निगाह रहने के कारण भी मेंडल असफल हुए थे। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो मेंडल को असफल होने का वजह बना था, सफल होने का वजह बना था। तो उन सभी कारणों को आप लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं नहीं बल्कि आएंगे ही, ऐसे समझिए। निश्चित है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बस आपको अपने आप पे कंट्रोल होके, नियंत्रित होके सभी प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ के हल करना है। तो आपका अगला प्रश्न है, सहलगनता तथा सहप्रभाविता को परिभाषित करें। सहलगनता तथा सहप्रभाविता को परिभाषित करें, यानी सहलगनता का और सहप्रभाविता का जो है परिभाषा लिखें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखना है। सहलगनता का भी उदाहरण लिखना है, सहप्रभाविता का भी उदाहरण लिखना है। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाएं। याद कीजिए, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, मेंडल का जो प्रभाविता नियम था उसका विपरीत कोई थे जो अप्रभाविता का नियम, अपूर्ण अप्रभाविता का नियम दिए थे, तो उसको उदाहरण सहित आप समझाइएगा। नेक्स्ट है युग्म विकल्पी क्रियाएं तथा अयुग्म विकल्पी क्रियाओं को परिभाषित करना है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन क्या है। याद कीजिए, उत्परिवर्तन कैसा बदलाव, अचानक से होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या नाम दे रखे थे, उत्परिवर्तन। तो ये क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन को उदाहरण के साथ आपको समझाना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं। गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं, ऐसे 3 विकारों का नाम भी बताना है आपको जो गुणसूत्रीय विकार हो। चूँकि देखिए ये ऐसे प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं,
जैसे विकार दे रखे होते हैं और पूछते हैं कि निम्न में से कौन गुणसूत्रीय विकार है, तो ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछे जाते हैं। तो आप सब्जेक्टिव पे अगर आप अपना पकड़ बना लिए तो आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बना, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। ऐसा आजकल जो ऑब्जेक्टिव आने की वजह से बच्चे को हम जो ज़्यादातर देखते हैं ऑब्जेक्टिव याद करना, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना, बल्कि टॉपिक को अगर आप सब्जेक्टिव टॉपिक को समझेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर होगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी के टाइम में फोकस करना होगा सब्जेक्टिव पे, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, लामार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों को में विभेद करें। यानी लामार्क का है और डार्विन का जो नियम था, सिद्धांत था, उसमें अंतर लिखना है। विभेद का मतलब होता है अंतर, यानी लामार्क का सिद्धांत और डार्विन का सिद्धांत में क्या जो है अंतर रहा, उसको लिखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। याद कीजिए कितना अच्छा से आपको हम बताए थे यौन संचारित रोग, जैसे एड्स था और भी कौन कौन सा था रोग जो यौन संचारित रोग था, क्यों कहते थे उसको, ये सब बताया गया था। इसमें देखिए 4 यौन संचारित रोगों के नाम भी लिखने का रहा है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देते कई बार कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, कौन नहीं है, तो बताइए यौन क्रिया द्वारा जो फैलते हैं उस रोग को हम लोग क्या कर रहे थे, यौन संचारित या कोई और बोल रहे थे। तो ऐसे रोग का आपको नाम भी लिखना है और कैसे कहते हैं ये भी बताना है। नेक्स्ट है डीएनए। बताओ डीएनए का क्लास थोड़ा याद कीजिए, कैसा रहा था, एक एक भाग को बताए थे आपको। डबल रज्जू याद है डीएनए का, ये डबल रज्जू वाला आरएनए की संरचना। तो डीएनए और आरएनए की संरचना का वर्णन करना है, एक एक बात बताना है डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है ये बताना है आपको। नेक्स्ट है अनुवांशिक कूट क्या है। अनुवांशिक कूट क्या है, इसके कुछ लक्षणों को भी लिखना है। अनुवांशिक कूट के जो लक्षण है उनको लिखना है। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं। याद कीजिए आज हम लोग जो बात किए थे क्लास में कि लोगों का पहचान आज जो है इस आधुनिक युग में लोग को पता नहीं रहते अपने का, अपने जब खो जाते हैं तो उस टाइम हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ही पहचान करते हैं। इसके उपयोग को भी लिखना है। जैसे हम लोग का हाथ का उंगली का जो है होता है प्रिंट, तो उंगली का कैसे सबका अलग अलग होता है, उसी तरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी सबका अलग अलग होता है, तो उसका उपयोग बताना है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है जन्मजात प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद करें। विभेद यानी अंतर, जो जन्मजात एंटीबॉडी होता है और उपार्जित एंटीबॉडी में विभेद करना है। अब जरा देखिए हम लोग के शरीर में जन्म से ही एंटीबॉडी होता है और आज देख रहे हैं हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये कोविड-19 के खिलाफ हम लोग क्या कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र कोविड के खिलाफ बढ़ रहा है तो ये हमारा जन्मजात होगा या उपार्जित होगा। तो ऐसे जो प्रतिरक्षा होगा उपार्जित होगा। तो आप लोग इस पर थोड़ा अंतर लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, स्क्रीन पे है आपका, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आज कीजिए हम लोग बात वहाँ पे कर रहे थे डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो ये 2-3 क्रिया था जो उसी में बताना है, उसी में कोई आ रहे थे। आज कीजिए ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको समझाना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में वर्णन करना है। अगला आपका है प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड क्या है तो इसके बारे में भी आपको बताना है, क्योंकि ये सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस आपको इसलिए करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एकदम सोच के रखिए कि पूछे जाएंगे। आपके एग्ज़ाम जो होने वाली है फरवरी में, उसमें निश्चित है कि आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आपको इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होता है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, या आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए यानी बना हुआ आंसर चाहिए पीडीएफ मोड में, तो आप मेरा व्हाट्सएप पे सीधा कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको बच्चों अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, इसमें किसी तरह का भी कंजूसी नहीं करना है मार्क्स लाने में। तो हमारा अगला प्रश्न है आपका, यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर बतावे। यूक्रोमेटिन एवं हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर बताना है।
नेक्स्ट है मलेरिया रोग के रोगजनक, याद कीजिए मलेरिया रोग किसके कारण होते थे, कौन थे वो रोगजनक, संक्रमण की प्रकृति, अब बताइए किस प्रकार का संक्रमण है, इसका जो है नेचर बताना है, प्रकृति बताना है, लक्षण बताना है, उपचार बताना है। कितना सिंपल, हमको लगता है ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे। कौन सा डीएम था, कौन सा परजीवी था, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण जो है मलेरिया रोग फैलता है, होता है। अब ये मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम के कारण, परजीवी के कारण होते हैं। इनके जो वाहक होते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं। इसका संक्रमण की कैसा प्रकृति होता है, इसके लक्षण में क्या होते हैं, याद कीजिए कपकपी। आप अपने आसपास कभी ना कभी मलेरिया रोगी को जरूर देखे होंगे। इनका उपचार क्या है, किस कौन सा वृक्ष का छाल था, ऐसे आप लोग दिमाग में सेट कीजिए ट्रिक से। इसको आद मत कीजिए, बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए बना के, आपके दिमाग में सेट है, फिट है एकदम बिल्कुल। और फिट है तो आप एग्जाम में बस कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए कि हम ये सभी प्रश्नों को बनाएं घर पे, इस मेरे दिमाग में सेट है, हमको बस इसको आराम से पढ़ के समझ के लिखना है। हड़बड़ाना नहीं एग्जाम में, एकदम एकदम शांति से बैठना है, लंबा गहरा सांस को लेना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और लिखना है। बस 5 बात को एग्जाम में ध्यान रखना है किसी भी प्रश्न का जवाब देते समय। पहला, प्रश्न को पढ़ेंगे पूरा अच्छा से। दूसरा, उसको समझेंगे। तीसरा, समझने के बाद लिखेंगे। लिखने के बाद फिर से हम उसको पढ़ेंगे, जो हम प्रश्न का जवाब लिखेंगे उसको फिर से पढ़ेंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि लिखने के दौरान कहीं पे कुछ हम मिस्टेक तो नहीं किए। फिर उस मिस्टेक को सुधार के डन कर देंगे कि हमारा प्रश्न का जवाब सही है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। यानी चिकित्सक के क्षेत्र में इसका कहाँ पे उपयोग होता है ये भी बताना है आपको। अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता से क्या अभिक्रिया है। तो यानी जैव विविधता जो होता है इसका क्या अभिप्रिया है ये बताना है आपको। साथ में आपको ये भी बताना है कि जातीय विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है। जातीय विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है। जैव विविधता की क्षति के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालना है। फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आपका प्रश्न संख्या 26 में दिख रहा होगा। सॉरी, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को लिखें। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना, इनके कौन कौन से घटक हैं ये लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 27 में आपका पूछ रहा है, प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उपभोक्ता को परिभाषित करें। याद कीजिए पारिस्थितिक तंत्र में आप पढ़े होंगे उत्पादक, उपभोक्ता, जहाँ पे उपभोक्ता जो उपभोग करने वाला होता है, उपभोक्ता कौन कौन सा था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से हो रहा था। और उत्पादक कौन होता, जो उत्पादन करता है, जो ऊर्जा को बनाता है, जो सीधे सौर ऊर्जा को जो है ऊर्जा में बदल रहा था, पोषणीय ऊर्जा में, तो उसको हम लोग उत्पादक कहते थे। हरे पेड़ पौधे को उत्पादक, और उसके बाद जो हरे पौधे को खाने वाले थे तो उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते थे। जैसे हमारी बकरी हो गई तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुई। द्वितीयक फिर जो बकरी को खाने वाले होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये पढ़े थे। तो इसको आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग में और 1-2 बार इसको बना के कर लीजिएगा। अगला है आपका, खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला में विभेद करें। अंतर बताना है, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है, तो इसको भी बताइएगा आप लोग। क्योंकि ये सभी देखिए प्रश्न तो ऐसे हैं कि आप एक बार अगर सही से बना लिए ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और बिहार बोर्ड तो इस तरह का ही प्रश्न पूछते हैं ना कि इतना आसान हो केवल आप कन्फ्यूज हो जाएं। तो आपको कन्फ्यूज होना नहीं है, हम आपको कन्फ्यूज होने देंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए हम लेके आए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी श्रृंखला, जो आपको अब बनाएंगे मजबूत सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव में भी। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के महत्व को लिखें। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के महत्व को लिखना है, यानी सूक्ष्म जीव का कैसे वैल्यू है मानव के कल्याण में, तो ये बताना है आपको। और हमारा इस सेट का जो है आखिरी प्रश्न है,
ग्लोबल वार्मिंग क्या है। एकदम ये प्रश्न को तो एकदम भूलिएगा नहीं, आप रट लीजिएगा, चाहे आप खोपड़ी के नीचे वाला जो छोटा सा दिमाग के अंदर कौन था, सेरिबरम, वहाँ पे सेट कर लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके प्रभावों और मुक्ति के उपाय को लिखे, ये एकदम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन 300 प्रश्नों को आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अगर लिख के प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत किन्हीं में आ रहा है तो आप सीधे मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हम आपको पीडीएफ मोड में इसका जवाब भेजेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहिए, खाते रहिए जिलेबी लड्डू पेड़ा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में हम।